मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बाएं तरफ डॉक्टर कैस असलम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना। मेरे दाएं तरफ हैं जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान और उनके साथ जनाब मुस्तफ़ा अशरफ साबिक़ मेंबर FBR तशरीफ़ रखते हैं और आमिर चौधरी साहब IT एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर तैमूर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, नौजवान बड़े परेशान हैं और अजीब सी बात लगती है ये कहने में कि जब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनी है उस दिन से क्राइसिस में है और जब से वतन अजीज़ वार वजूद में आया मैशत भी क्राइसिस में है। तो डू यू सी बेटर डेज़ कमिंग फॉर द यूथ, क्योंकि यूथ का बड़ा इशू बन गया यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी यूथ बल्ज है, लेकिन उसको यानी उसको एंगेज करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब जी, मैं तो इस मामले में कुछ पेसिमिस्टिक जवाब दूंगा आपको। उसकी वजह यह है कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। नंबर एक ये कि इकॉनमी ग्रो करे, GDP आपकी ग्रो करे। नंबर दो कि इन्फ्लेशन कम हो। नंबर तीन कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। नंबर चार कि वेलफेयर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, मिसाल तौर पे एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सो ऑन। ये जो मौजूदा बजट है ये इन टारगेट्स को नहीं अचीव कर सकता। पहले आप ये देखें कि जहाँ तक ग्रोथ का ताल्लुक है तो PSDP उन्होंने कहा है, एहसन इकबाल साहब ने, कि 4.1 ट्रिलियन हमें चाहिए। लाइकली है कि उनको सिर्फ 1.3 ट्रिलियन मिलेगा इसमें से। तो इट्स नॉट अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। इन्फ्लेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो जो GST है उसको 18 से 19% कर देना, इसका मतलब है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कह रही है। फिर ये रिग्रेसिव भी है क्योंकि GST अगर आप बढ़ा रही हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। एट द सेम टाइम जो डायरेक्ट टैक्स है सुपर टैक्स के हवाले से वो 2% से आप कम कर रहे हैं। तो रिग्रेसिव जो एक पूरा मॉडल बना हुआ है वो कंटिन्यू हो रहा है। फिर इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मसाइल भी आ गए हैं। पहली दफ़ा IMF ने यह कहा है कि जो प्रोविंशियल टैक्स टारगेट्स हैं वो भी उन्होंने कहा कि हम बताएंगे क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से जो एलाइज हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, उनके दरमियान भी कहा जा रहा है कि इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और आखिर में ये कि एक्सपेंशनरी बजट तो है मगर उसमें जो एक्सपेंशन है वो ऐसी चीज़ों पर अखराजात हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। मिलिट्री पे अखराजात हैं या कैपेसिटी पेमेंट्स हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस वजह से, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो ओवरऑल एग्जाम्पशंस, कंसेशंस, क्रेडिट एक्सक्लूजन्स, इसी तरह स्पेशल टैक्स रिजीम्स होती हैं, प्रेफरेंशियल रेट्स होते हैं, उन सारे को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो एलीट है उसको तकरीबन 2.435 ट्रिलियन रुपए की छूट है। छूट है मुकम्मल तौर पे। अब हमें सब ये कहते रहते हैं कि जी टैक्स टू GDP रेशियो बड़ा कम है हमारा, उसको बढ़ाएं उसको बढ़ाएं। एदाद शुमार आपके सामने है कि अगर आप प्रोविंशियल टैक्स और फेडरल टैक्स दोनों मिलाएंगे तो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो आता है 12.3% पे, दोनों को मिला के। और इंडिया का जो टैक्स टू GDP रेशियो उसके मुकाबले में वो 11% पे है। और बांग्लादेश का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 8% पे है। जितना आप इस वक्त टैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली, पेट्रोल पे लगा दो टैक्स, बिजली पे लगा दो, एक्चुअली इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना टैक्स जो है उसका बोझ उठाए जिस तरह से इसको चला रहे हैं। और अगर आप इस तरह चलते जाएंगे तो एक्चुअली आपकी इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय स्टेगनेट करेगी। तो ये एक बड़ी ग्लूमी सी पिक्चर। डॉक्टर कैस आपकी तरफ आता हूँ, तो ये तो ज़रा कोई अच्छा खुशगवार नज़र नहीं आती ये जो तस्वीर कशी इन्होंने की है। और फिर अभी हम पिछले सेशन में थे तो कुछ दोस्त हमारे जो आए, माहिरीन आए, तो उन्होंने कहा जी बजट क्या है, कर्ज़े की मैनेजमेंट है। तो ये क्या ये व्यू, डू यू सब्सक्राइब टू दिस व्यू? शुक्रिया जनाब। देखें, बजट तो टेक्निकली तो हुकूमत के चलाने का नाम है कि अखराजात कहाँ करने हैं और वो कहाँ से लाना है। और आई एग्री विद डॉक्टर तैमूर के हमारे अखराजात नॉन डेवलपमेंट के हैं और डेवलपमेंट के भी उस लेवल पे नहीं है। पैसे खाए जाते हैं, पिलफ्रेजेस होती हैं। असल में जो इशू मुझे नज़र आया है वो इर्रिस्पेक्टिव बजट्स पे है। मोर ऑफ द समथिंग हर दफ़ा हो जाता है, 2 ट्रिलियन और बढ़ जाती है, पहले हदफ पूरे नहीं होते। मगर ये जो यूथ बल जिसकी आपने बात की है, मैं ये जो इस वक्त बजट जा रहा है इसकी थोड़ी सी आपको बता दूं कि 52 to 54% तो कर्ज़ों के सूद को वापस करने के लिए खर्च हुआ। 33% जो है वो पेंशन्स पे है, ओल्ड जनरेशन। मेरा ख्याल 5.65 to 6% जो है वो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे है। तो यंगर जनरेशन पे 1.8% रह जाता है।
तो और ये Spend करने के लिए। भी और प्रोविंसेस को 8% दिया जा रहा है, जिसमें से फिर उन्होंने ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, एनर्जी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब पे खर्च करना है। कितना करते हैं, क्या करते हैं, वो तो अभी आप देख लीजिएगा। सवाल ये है कि जब तक आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, और वो नहीं बढ़ती जब तक आप 21वीं सदी की स्किल्स नहीं देते, जब तक आप जो है रेवेन्यू ओरिएंटेड से ग्रोथ ओरिएंटेड पे बजट नहीं लेके जाएंगे, आप लोगों की जेबों से निकाल रहे हैं, कंजम्पशन भी कम हो रही है और प्रोडक्शन का भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आपने इसको देखा ही नहीं है। खुद अपने जो हैं वो अखराजात बढ़ाते जा रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मुझे नहीं पता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम उस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। हम सॉवरेन स्टेट हैं कहीं ना कहीं, और ये सारे बहुत इनलाइटेंड लोग हैं, कहीं ना कहीं ये उनको बनाने चाहिए सेल्स या थिंक टैंक्स जो उनको कोई पॉजिटिव गाइड करें। सिर्फ वो अपर, अब जो रिपोर्ट आई है एसेट रिपोर्ट, वो भी आपने देख ली होगी कि आप कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो को 11% के करीब है, तो एसेट्स ही 89% पाकिस्तान के 11% पॉपुलेशन के पास है। बाकी वैसे और वही 40% जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो बाकी 51% ही रह गए जो हमारे जैसे टैक्स देते हैं। और शायद अगर कोई इमारत होगी भी, वो भी हमने इनहेरिट की हुई है, हमारे पे ख़रीदने की कुव्वत नहीं थी। सो आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। रिफॉर्म्स तो बहुत सारी लानी पड़ेंगी ना जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, बट द क्वेश्चन इज़ कि पानी को स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए आपने क्या किया है या क्या कर रहे हैं, और बिजली को सस्ता करने के लिए, ताकि ये तो हमने अब बात करनी छोड़ दी। तो मुझे फिर लगता है स्टेट इतनी सावरन है जितने सवाल पूछ रहे हैं कि यूथ के लिए क्या होगा या कुछ नहीं होगा। सस्टेनेबल मॉडल्स पे तो हम जा ही नहीं रहे। आप सिर्फ वो जो SDGs हैं उन्हीं को मान के कहीं ना कहीं लगा दीजिए, तो शायद आपकी डायरेक्शन हालात ठीक हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जनाब मुस्तफ़ा अशरफ साहब, साबिक़ मेंबर FPR से बड़े गिले होते हैं जी कि इसको कोई कहते हैं डिसमेंटल कर दो। अभी थोड़ी हमारी पिछली डिबेट में डॉक्टर थे हमारे साथ बलानाज, क्या वाकई इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए? और ये जो अभी स्कीम आई है कि भाई एक ही टैक्स लगा दो सब पे, जो है किसी एक शरह से और लिया जाए, तो या ये जो है वो काबिल इस्लाह नहीं रहा आपके ख्याल में? FPR नई जदीद तकाज़ों से मांग नहीं है ये? जी थैंक यू। देखिए, FBR को डिसमेंटल करने की कई दफ़ा बात हुई है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि 90 या 95% टैक्स जो है वो लोग ख़ुद देते हैं, खा वो एडवांस टैक्स की सूरत में हो या रिटर्न फाइल करके उस तरह हो, या फिर विद होल्डिंग टैक्सेस हो। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई चेक करने वाला ना हो, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, अगर FBR ना हो तो कोई और हो, उसके बगैर कंप्लाइंस टैक्स पेयर नहीं करता। ठीक, इसलिए ये बात मेरा ख्याल है कि करने की ज़रूरत नहीं है कि डिपार्टमेंट ना हो तो लोग टैक्स दे दें। लेकिन इसे फिर रिफॉर्म किस तरह किया जा सकता है? देखिए, रिफॉर्म का एक अमल जो पिछले 2-3 साल से शुरू है, ये जो कल नई स्कीम अनाउंस हुई है, अगरचे इसके पूरे खदोखाल सामने नहीं आए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो नताइज हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो डिजिटाइजेशन का अमल 2-3 साल से शुरू था, उसमें ये स्कीम सबसे बड़ी रुकावट पैदा करेगी। वो इसलिए कि कहा यह गया है कि जिसकी 20 करोड़ तक की टर्नओवर हो, ये तय कौन करेगा? एक दुकानदार है, वो कहता है मेरी टर्नओवर 1 करोड़ है, पता नहीं उसकी 40 करोड़ है। 20 करोड़ का फिगर उसने तय करना है, अपनी इनकम उसने वर्कआउट करनी है। टैक्स उसको कह दिया गया कि कम से कम आपने 25,000 देना है, और आपका ऑडिट भी नहीं होगा। अगर डिपार्टमेंट ने कोई गलती पकड़ ली तो वो भी फिर ट्रेडर्स की कोई बॉडी होगी, वो तय करेगी कि इसका ऑडिट होना है कि नहीं होना। और फिर इन लोगों को POS इंटीग्रेशन, जिसके लिए 3-4 साल से बहुत एफर्ट हो रही थी, वो इनको ख़ास तौर पे उससे माफ़ी दे दी गई है कि आपने इंटीग्रेट भी नहीं होना और आपने किसी का टैक्स विदहोल्ड भी नहीं करना। देखिए, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए एक बहुत अहम चीज़ साल से हमारे मुल्क में राइज थी
कि जब टैक्स विदहोल्ड होता है तो उसका एक डेटाबेस होता है, वहाँ से फिर नया टैक्स पेयर जो है वो तलाश किया जाता है। और अगर वो विदहोल्डिंग की उसको आपने कह दिया कि पाबंदी नहीं है तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं आ सकेगी। तो ये जो नई स्कीम है ये हमारे लिए एक अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की मज़ीद राहें खोल देगी। ठीक हो गया। और लोग जो पहले आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहे होंगे, क्योंकि साथ ये भी कह दिया गया है कि जिसने पिछले साल रिटर्न फाइल की थी वो भी नॉर्मल रजीम से निकल के फिक्स रजीम में आ जाए। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ये मुस्तफा साहब माफ़ी चाहता हूँ, कहा जाता है टैक्स चोरी बड़ा होता है, हमारा पोटेंशियल 24,000 अरब का है। इज दैट ट्रू और इज क्लोज टू दी? जी बिल्कुल। एक मिसकंसेप्शन ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का मतलब है नए टैक्स पेयर तलाश करना। आप देखें कि अगर आप 10 लाख नए टैक्स पेयर तलाश करें, ये एक एजेंडा है जो बेचा जा रहा है, और वो बंदा 1000 रुपया भी टैक्स दे तो 10 लाख बंदे को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनेगा? बिग अमाउंट। 10 करोड़, 1 अरब या 10 अरब इतनी बनेगी। 1 लाख बंदे से 1000 रुपये ले। हाँ, नहीं, आप 10 लाख बंदे से 1000 रुपया ले लें, ठीक है। लेकिन असल जो ज़रूरत है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसमें एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो अंडर असेस हो रही है। उनका जो सही टैक्स है, जिसने 10 मिलियन देना था वो 50 लाख दे रहा है। ये लोग हैं जिनको काबू करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, कंसीलमेंट की। यस, अगर डॉक्यूमेंट अंडर स्टेटमेंट आप उसको कह लें, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म हो गई तो एक बहुत बड़ा चंक जो कि तैयार था अपने आप को POS में इंटीग्रेशन के लिए, वो नए सिस्टम में आके उससे बच जाएगा और हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए खुश होंगे कि जो टैक्स पेयर की तादाद है वो बढ़ जाएगी कि हमने टैक्स पैसा बढ़ेगा, यानी असल बात है। हमने टैक्स पेयर की तादाद अगर इस वक्त 70 लाख है तो 1 करोड़ 70 लाख करके हम क्या उससे हासिल करेंगे अगर उसके साथ टैक्स ही नहीं आया, अगर पैसे नहीं आते। यस, वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, फिर लोग सही पकड़े जाएंगे और उससे सही टैक्स आएगा।